हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम ये बिहार टीचर बीपीएससी टीयर 2 के लिए जो है साइंस के यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के जो है क्लास 6 to 8 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जिसमें देखिए हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो आज का हमारा ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, 1 न्यूटन इक्वल टू, आपको बताना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप जानते हैं F इक्वल टू यम ए। ठीक है, यम ए, यम ए मास है, यम ए मास है, मास का किलोग्राम होता है, इंटू ए त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसकी यूनिट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको मास अगर 1 kg ले लिया जाए और एक्सेलरेशन आपकी 1 kg हो, सॉरी 1 kg, एक्सेलरेशन 1 हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड माइनस 2, तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। चलिए सही, आइए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल है, सॉल्व करते हैं। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति इक्वल टू क्या होता है, देखिए कार बटे समय, और कार ही वो क्या हो जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा वही कार है आपका बटे समय। ठीक है, अब इसी पे आपको रखना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच होता है, एम जी एच टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखिए, एम का मान आपको यहाँ कितना दिया है, यहाँ पे 40 न्यूटन, तो ये 40 इंटू जी का मान 10 होता है, आपको एच निकालना है, और नीचे समय आपको 20 सेकंड दिया है। ठीक है, और शक्ति आपको यहाँ लिख दे रहे हैं इसी, ठीक है, को समझ लीजिए 160 दिया है। ठीक है, अब इसी को आपको यहाँ नीचे लिखना है, 160 इक्वल टू 40 इंटू 10 इंटू एच अपॉन 20। ठीक है, अब इसे काट लीजिए, देखिए 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से और एक जीरो इधर हो जाएगा, फिर ऐसे डायरेक्ट काट देंगे, 2 8 16। ठीक है, 8, तो कितना आया, एच बराबर आपका 8 मीटर। ठीक, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, ये 8 मीटर। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होता है, या सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्प्लावन बल होता क्या है भी, उत्प्लावन बल जो होता है या जो है किसी तरल द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, या जो है इस उत्प्लावन बल को किसने परिभाषित किया था, ये आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है, तो ये द्रव है और ये कोई वस्तु है, तो ये ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका यहाँ सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी नंबर राइट। अगला देखते हैं, करें कि बर्फ का गलनांक बिंदु है, तो बर्फ का गलनांक बिंदु है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, 273 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ये गलनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर संपूर्ण ठोस ऊष्मा ग्रहण कर द्रव में बदल जाता है। ठीक है, उसी को हम गलनांक कहते हैं। और बर्फ का गलनांक वायुमंडलीय ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला प्रश्न है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल
शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी नंबर हो जाएगा। देखिए और एक थोड़ा सा याद रखिएगा, तो किसी भी पिंड पर की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसके दिशा वही होती है जो बल की होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखिए इसको प्रूविंग करने के लिए आता है, लेकिन आपको प्रूव नहीं करना है। तो यह बराबर होता है एम ए, ठीक है, एम ए। देखिए ए बराबर होता है वेग परिवर्तन डेल्टा वी अपान टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ इक्वल टू रखेंगे एम डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। और पी बराबर आप जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, एम वी होता है, एम वी, ठीक है, संवेग बराबर एम वी। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे बहुत साइड डेल्टा लेंगे, डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी, ठीक है, एम डेल्टा वी। तो यहाँ पे आपको क्या रख सकते हैं, एम डेल्टा वी के स्थान पे क्या रख देंगे, एम डेल्टा वी के स्थान पर आप क्या रख देंगे, डेल्टा पी रख देंगे अपान डेल्टा टी, ठीक है। ये आपको संबंध याद रखना है, यही संबंध है, ठीक है, यही संबंध है। और संवेग का अगर यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसे इम्पल्स बोलते हैं संवेग। तो संवेग की यूनिट भी याद रखिएगा। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। करें जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, आप केंद्रीय बल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न कहते हैं जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था में से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे स्पेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमांक बिंदु कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगर किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने से, जैसे बर्फ में नमक मिलाने पर पूछता है कि गलनांक बढ़ जाता है या घटता है, तो यहाँ पे गलनांक घट जाता है, ठीक है। जैसे बर्फ में आप नमक मिला दें तो उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की गति पर आपको दबाव पर मतलब उस पर अगर प्रेशर डाला जाए ध्वनि की गति पर तो क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये यहाँ बताना है। तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए ध्वनि एक कैसी तरंगे है, आपसे पूछेगा कि ध्वनि कैसी तरंगे है, तो ये यांत्रिक तरंगे हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि जो ना बिना माध्यम के नहीं चल सकती है, ठीक है। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, ठीक है। और वायु में ध्वनि की संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। और आप जानते हैं ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा किसमें होती है, ठोस में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा इसमें। अगला करेंगे निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारों का टिमटिमाना जो है प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है, ठीक है। देखिए सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना ये आपका कैसा है, प्रकीर्णन के कारण होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आसमान का नीला दिखना ये प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है, ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ और एग्जाम्पल हैं प्रकाश के अपवर्तन के, जैसे इंद्रधनुष का बनना, वायुमंडलीय अपवर्तन, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखना, सिक्के का पानी से थोड़ा ऊपर दिखना, ठीक है, और जल में मछली का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक है, यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है? तो ये क्या होता है भी, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और इसे उल्टा कर देना, अगर सघन से विरल में कर रही तो अभिलंब से दूर हट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना रखना है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? भी क्यों किया जाता है? सही ऑप्शन आपका यहाँ होगा, तो सही ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत बैटरी से कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला कहें कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पे आपको रासायनिक परिवर्तन इसमें कौन सा है बताना है। तो आप जानते हैं रासायनिक परिवर्तन में जो है नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, और जो है वह जो है उसे दोबारा वापस उसके प्रथम अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा। यानी कि मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, मक्खन का खट्टा होना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए CO2 से सूखी बर्फ बनाना, तो देखिए इसको सूखी बर्फ बनाएंगे, फिर आप ठंडी गर्म कर देंगे, फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण, तो यहाँ पे आपका रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में जो है क्या होता है? न्यू सब्सटेंस बनता है। ठीक है, और यह कैसा होता है? यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है रासायनिक परिवर्तन। अब ये देखते हैं अगला, करें कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अमोनियम सामान्य नमक, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को साधारणतः किस विधि का उपयोग किया जा सकता है इसे पृथक करने के लिए? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए उर्ध्वपातन क्या होता है? ऐसे ठोस पदार्थ जो सीधे द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा, हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए प्रकृति में कुछ ऐसे यौगिक हैं जो स्वतः ही इनमें जो है किरणें निकलती रहती हैं, जो जैसे अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये जिस यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम से प्लूटोनियम से ये जो है रेडियोक्टिव तत्व हैं, जिससे जो है स्वतः ही इसमें किरणें निकलती रहती हैं। देखिए अल्फा पे आपका प्लस चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव होता है, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कहने कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? देखिए एनोडाइजिंग जो है एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। इस प्रक्रिया में गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तानु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एनोडाइजिंग क्या भी एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु को पृष्ठ टिकाऊ एवं जंग रोधी बनाया जाता है, और इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कहने कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ आपको बताना है कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर न्यूलैंड
ने जो है अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इनके अनुसार जो है अष्टक नियम के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा यह पाया जाता है कि तत्व में प्रारंभ करने पर अगले 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान होते हैं। ठीक है, तो ये जो है अष्टक नियम जो है अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया था। कहीं ऑक्सीजन के अणु में स्पेस होता है, तो ऑक्सीजन के अणु में स्पेस होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहीं एक विद्युत संयोजी बंध होता है, एक एकल संयोजक बंध होता है, या एक तिहरा संयोजक बंध होता है, या एक दोहरा संयोजक बंध है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, एक दोहरा सहसंयोजक बंध है। ठीक है, एक सहसंयोजक, देखिए इसमें जो है आपको 2n के पावर 2 होता है, तो इसके जो कक्षाओं में जो पहले कितने 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 6, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो ये दो एक इनको अष्टक पूरा होने के लिए इनके 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आपस में क्या कर लेते हैं? दोहरा संयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका एक दोहरा सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ठीक, तो देखिए सहसंयोजक बंध क्या होता है? दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन साझाकरण करते हैं और विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। जैसे एक प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा कर, जैसे H2 Cl2 O2, और विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा, जैसे CH4 NH3। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। इसमें जो है ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्केनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। तो वल्केनाइजेशन यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार के कोई अन्य पदार्थ मिला देने से रबड़ या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे टायर, जूतों के स्रोत, हौज, इस प्रकार आप, तो यहाँ पे आप सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला कहना कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो सोडियम जो है धातु जो है बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। ठीक है, और वायु में खुला छोड़ देने पर यह जो है आग पकड़ लेती है। यही कारण है कि इसको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है सोडियम का बनाता है? तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहीं निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? कौन सी? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का देखिए तार फैला रहता है, कितना बारिश होती है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे है वैसे ही रहता है। ठीक है, अगला कहना कि पीवीसी का पूर्ण रूप है, तो यहाँ पे आपको बताना है पीवीसी का पूर्ण रूप है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो है पीवीसी जो है वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है बिजली के तारों की कोटिंग, पतली चादरें, फिल्म एवं बरसाती सीट कवर बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है पीवीसी का। ठीक है, अगला देखते हैं, कहें कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? मतलब अवशेष जो बचे होते हैं बेकार पदार्थों को, अपशिष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माल द्वार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी मल द्वार, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मानव में जो है मल द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और यह जो है आहार नाल का एक भाग होता है। अगला करें, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन
को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहीं दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच स्पेस से कम होता है। तो पीएच का मान जो है कितने से कम होने लगता है मुंह का, तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है और दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 5.5। ठीक है, तो पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लगती है तो दांतों में सड़न होने लगती है और दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दांत का जो एनामेल किससे बना होता है ये आप याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, देखिए जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। जब भोजन के अवशेष मुंह में बने रहते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे दांतों का सड़न शुरू हो जाता है। अगला देखते हैं, कहने की रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, स्फिग्मो मैनोमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहने की मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाधमनी। ठीक है, तो महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। ठीक है, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 से 18 बार। ठीक है, कहने की पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, अस्थिबंध। अस्थिबंध जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और अस्थिबंध एक कैसा है, एक संयोजी ऊतक है जो है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जांघ की हड्डी जो है मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, और स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। देखिए मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, दांत का दंतवल्क है जिसे एनेमिल बोलते हैं। एनेमिल आप जानते हैं लेकिन आप दंतवल्क भी याद रखिएगा, उसी के हिंदी शब्द है। मानव शरीर में पाई जाने वाली इनमें से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, देखिए नहीं वाला बताना है। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जो है ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक, आदिभ्य की अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। करीब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा, स्कर्वी रोग। विटामिन डी के रिकेट्स हो जाता है और विटामिन बी के B1 के बेरी बेरी रोग हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस जानते हैं आपको विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम जानते हैं, स्कर्विक अम्ल होता है। देखिए बीसी जो है, बीसी विटामिन क्या है, बीसी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला है देखिए वार्ट्स स्पेस के कारण होता है, तो ये एक प्रकार की बीमारी है, तो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या विषाणु के कारण होता है। ठीक है, या विषाणु के कारण होता है। यानी मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है। यह सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किस बीमारी से प्रभावित हो गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा, हैजा से। ठीक है, करें कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है।
सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन की। यानी मनुष्य में संतान का लिंग स्पेस द्वारा निर्धारित होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। पितृ गुणसूत्र मतलब पिता के गुणसूत्र संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़े होते हैं। ठीक, देखिए स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यक्स और पुरुषों में यक्स वाई। ठीक है, यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो माता पिता के यक्स वाले गुणसूत्र से संतान लड़की तथा यक्स वाई वाले गुणसूत्र के संयोजन से संतान मतलब लड़का का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, निम्न में से किन प्राणियों में से पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मत्स्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। वह बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु स्पर जिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीजाणु। ठीक है, तो कुछ जो है बहुकोशिकीय सजीवों जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु स्पर जिलस आदि में प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु जो है निर्माण में जो है पैतृक पादप कई सौ सूक्ष्म बीजाणु उत्पन्न करता है जो नए पादप को उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा नहीं है? तो इसमें आपको बताना है थाइलोफाइटा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। फ्यूनेरिया जो है ये थाइलोफाइटा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए थाइलोफाइटा के अंतर्गत जैसे कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं। इनमें जो है यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरो गाइरा, फ्लैटफोरा एवं उल्वा आदि हैं। ठीक है, तो ये फ्यूनेरिया जो है या जो है ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। ठीक है, ये थाइलोफाइटा का नहीं है। कैसा है? ब्रायोफाइटा वर्ग का है। निम्न में कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा जिकांगो बाइलोबा। अगला प्रश्न है कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से। और जाइलम से क्या जाता है? पृथ्वी पौधे के रूट द्वारा अवशोषित जो है जल ले जाया जाता है पौधे के विभिन्न भागों में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्या हो जाते हैं भाई 40 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। ठीक है, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।